जिन लोगों ने सिखों का कत्लेआम दिल्ली में किया, उन्होंने अपनी ताकत के हिसाब से सरकार से बार्गेनिंग की। इसलिए मैंने कहा कि अगर बार्गेनिंग भी करनी है जिंदगी में तो राष्ट्र के लिए करना, अपने लिए मत करना। उन्होंने बार्गेनिंग में क्या मांगा? उन्होंने कहा कि जो 1956 में वक्फ बोर्ड के अंदर आपने जो अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट से आगे एक और अमेंडमेंट करना है। उनको लगा कि हिंदू समाज सो रहा है, इनको तो फर्क भी नहीं पता चलता, 90% लोगों को पता भी नहीं है ये क्या चीज। आप 56 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसको खारिज कर दें और 1985 में अरबों खरबों की जमीन, करोड़ों मकान बंटवारे के वक्त जिन हिंदुओं सिखों को सड़कों पे नंगा नचाया जा रहा था, मारा जा रहा था, जो लोग भारत आए थे उन्हें यहां से जो मुसलमान कलेक्टर बनने के लिए पाकिस्तान भाग गए थे, उनके मकानों में कहा कि आप रहिए। वो तमाम लुटे पिटे लोग थे। 85 में एक छोटा सा अमेंडमेंट हो गया, पूरे देश को पता नहीं चला, और अमेंडमेंट यह था कि आप इस सारी प्रॉपर्टी को जो यहां हिंदुस्तान के मुसलमान गए हैं छोड़ करके, इसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दें। रातों रात वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो गई। अरबों खरबों की प्रॉपर्टी जो सरकार के पास थी वो आपने किसी को दे दी। बात यहीं तक नहीं रुकी। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन अगर आप किसी को मानते हैं तो दुश्मन के साथ भी कुछ सीखना चाहिए। अगर अपनों को अकल नहीं है तो दुश्मन से भी सीख लेना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अपने महामूर्ख हैं तो ये कहेंगे ये अपने हैं, इन मूर्खों को कंधे पर लेकर ढोएंगे, ये जरूरी नहीं है। उतार के फेंक दीजिए, दुश्मन से सीख लीजिए, कम से कम बात तो सही समझ में आ जाएगी। उन्हीं लोगों ने 91 में फिर सौदा किया, 92 में बाबरी मस्जिद टूटी, उन्होंने दोबारा बार्गेनिंग की कांग्रेस पार्टी से। आप हमारी मस्जिद को बचा नहीं पाए, इसका हर्जाना दीजिए। मैं एक एक डेट आपको जो बता रहा हूं ताकि आपके तथ्य क्लियर हो और क्या उसके पीछे की राजनीतिक घटना घट रही है और किस संदर्भ में यह काम हो रहा है और होता रहा, हम बोले नहीं। इसलिए मेरी शिकायत इस देश के ठेकेदारों से ज्यादा है जो इस देश में ठेकेदारी कर रहे हैं हिंदुओं की। तुम कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं चिल्ला तो सकता हूं मेरे भाई, मैं चिल्लाने ही तो आया हूं। मेरे पास कोई सलूशन है क्या? इन हालात में जो सलूशन है वही मैं आपको बता रहा हूं। वो सलूशन मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। 92 में बाबरी मस्जिद टूटी, बाबरी मस्जिद का 2 सौदे हुए। मस्जिद हमारी तोड़ दी गई है, उसको ऐसे बताया जैसे कुरान शरीफ में मस्जिद का बड़ा जिक्र है। इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है जिसे तोड़ के कहीं भी बनाई जा सकती है। मस्जिद कोई ऐसा स्थल नहीं है कि जिसको पवित्र माना जाए कि ये यहीं रहेगी। इसलिए इस्लाम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके तहत मस्जिद का इस्तेमाल, कुरान का इस्तेमाल, मजारों का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हो रहा है। इस्लाम में अगर पूछे तो मजारों का कंसेप्ट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। इसलिए 1992 की मस्जिद टूटी, उन्होंने उस खंडर की कीमत आपसे ले ली। उस खंडर जो जानते थे कि इसमें कुछ मिलना नहीं है, लेकिन आपसे तोड़ी तो आपकी सरकारों को ब्लैकमेल उन्होंने किया। और 1992 के बाद इमीडिएटली नरसिम्हा राव सरकार के ऊपर दबाव डाला गया। कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारे दलाल थे उन्होंने कहा कि मुसलमान बहुत गुस्से में है, उसके गुस्से को शांत करना है। इसे कहते हैं कि आपके नेता अगर अपने प्रति, अपनी कौम के प्रति जागृत होते हैं तो मरी हुई चीज को भी कितनी ताकत में बेचते हैं, और आपके नेता दलाल होते हैं तो राष्ट्र को भी बेच देते हैं अपनी कुर्सी के लिए। 1993 के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक लीडर ने एक आदेश जारी कर दिया।
ना आपसे पूछा, ना उसकी कोई परिभाषा है, अब आरटीआई डाल के पता लगा कि ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, इसकी तो कोई परिभाषा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसलिए मैं काले कोट पहनने वालों से कहता हूं, भाई सुबह शाम राफेल से लेकर दही हांडी पे ज्ञान देने वाले लोगों, इस देश के संविधान को रौंदा गया है, उस पे भी तो कभी कुछ सुओ मोटो ले लिया करो। 93 में बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी बेसिस के यकायक इस देश के अंदर कहा गया कि 5 मजहब माइनॉरिटी में है, और ये माइनॉरिटी में है इसलिए माइनॉरिटी कमीशन बना देना चाहिए, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, और करोड़ों का बजट, करोड़ों का बजट। और उसके बाद 1995 में जो आपका वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया, और आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी, क्योंकि हम शोर मचाने में यकीन रखते हैं। 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून का एक्ट को एक कानून की शक्ल दी गई। उस वक्त बुरा नहीं लगना चाहिए, राष्ट्रवादियों की पार्लियामेंट में गिनती 117 थी। आप कानून को नहीं रोक सकते थे, मैं मानता हूं, लेकिन 117 ये कसम खाते हैं। 117 लोगों में अगर इस राष्ट्र के प्रति एक जर्रा बराबर भी एक उनके अंदर भावना होती, तो 117 लोगों के पास इतने साधन संपन्न थे कि कम से कम 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इस मुद्दे को चौराहे चौराहे, गली गली पागलों की तरह चिल्लाते, तो लोगों को पता चलता कि 2013 के अंदर भारत की पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बना दिया गया जिसके तहत ये जो देवभूमि उत्तराखंड आप कहते हैं, मैं पूरे भारत राष्ट्र की बात कर रहा हूं, उस कानून को बना करके उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर कोई वक्फ बोर्ड का पदाधिकारी ये मानता हो कि ये जो हॉल है, ये जो आपके मन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, चाहे वो एसएचओ हो, एसपी हो, जो भी हो, वो धक्के मार के आपको इस बिल्डिंग से बाहर कर देगा और चाबी वक्फ बोर्ड को दे देगा। और अगर आप नहीं निकले तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि आपको उसी दिन से इस जमीन पे इनक्रोचर घोषित कर दिया जाएगा। भारत राष्ट्र की इंच जमीन भारत के संविधान में सबकी आंखों के सामने बिक चुकी है। आप तो गज गज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने सत्ता नहीं बनाई, 500 मुसलमानों को जिता करके भारत के अंदर मेजॉरिटी की चिंता नहीं की, इसलिए सामूहिक शक्ति की ताकत देखिए, ये भारत राष्ट्र का सौदा हो चुका है, और वो छोटा मोटा काम नहीं करते। 2005 में 1995 के उस कानून के तहत भारत के अंदर जिसे प्यार की निशानी बताया जाता है, उसको 2005 में वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने उस ताजमहल को अपने कब्जे में ले लिया है। भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2005 से 21 आ गई, हाथ जोड़ के खड़ा है, वापस नहीं मिलने वाला। उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर डेंट पेंट तुम कराओगे, इसकी रख रखाव तुम्हारी, करोड़ों की इनकम हमारी। उनको जरूरत है कि वो भारत की नौकरी के लिए आवेदन करें, वो नौकरी मांगने के लिए जा रहे हैं, हिंदू को नौकरी चाहिए। उन्होंने सब्जी मंडी छीन ली, फल मंडी छीन ली, नाई की मंडी छीन ली, मैकेनिक का काम छीन लिया। आपके लड़के को 10,000 की नौकरी चाहिए, और नौकरी नहीं है तो आपके लड़ाई के तरीके क्या हैं भाई? आप कहां लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं? आप इंच इंच भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। 10 साल तक आपके मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने ना मेजोरिटी की चिंता की, न पार्लियामेंट में लोगों को जिताने की चिंता की। उन्होंने पार्टियों में इतने दलाल भेज रखे हैं कि उन्होंने कहा तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। ये कानून पास हो गया, और आज इस शहर नहीं पूरे देश भर में देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति की कोठी के ऊपर भी दावा ठोक दिया उन्होंने।
वो धनाढ्य है, इसलिए हर 2 महीने बाद 1 करोड़ रुपया देता है कि चलो जाओ। वो भी कहते हैं ये भी हमारे फायदे का सौदा है। इसलिए आप किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं? ये राष्ट्र है क्या? ये देवभूमि है क्या? एक नहीं, आपकी चुप्पी, आपकी कायरता ने, हम सब की कायरता ने और लालच ने यह स्थिति कर दी है कि आज भारत का एक प्रधानमंत्री जो राजकाज चलाता है, कानून से चलाता है, संविधान से चलाता है, वो चला रहा है, चलाने दीजिए। इसी भारत में हमने और अपनी आंखों के सामने कुछ और देखा। इसलिए आपको जो यात्रा बहुत छोटी लगती है, मुझे लगता है कि इतना भी सफर करने में हमको 50 साल लग जाते हैं, जो 5 से 7 साल लगे हैं। इसलिए किसी कानून और नियम को बदलने से अच्छा है 90 करोड़ लोगों की डाई बदल दो, सब ठीक हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, तथ्यों में कहता हूं, अहिल्याबाई होलकर और शिवाजी को हम याद करते हैं, लेकिन मैं आज के दौर में घोड़ों पे नहीं आते थे, आज के दौर में मर्सिडीज में लोग चलते हैं। इसी संविधान की शपथ लेकर के भारत का प्रधानमंत्री बिना किसी की चिंता करे, क्योंकि उसने होमवर्क बहुत करा हुआ है, यहां व्यक्ति विशेष नहीं महत्वपूर्ण है, उसका कार्य महत्वपूर्ण है। वो किस जाति का है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है,